सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज लास्ट लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे। फर्स्ट लेक्चर हमारा था इस चैप्टर का, जो आप लोगों ने अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। उसमें आपने स्टोरी लाइन देखी, कैसे एक परिवार प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष करता है और कैसे उस संघर्ष में विजय हासिल करके जो हमारे कप्तान साहब है वो अपने आप को और अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे क्रू को सुरक्षित रखते हैं। इसके बारे में एक स्टोरी लाइन आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय की होगी। तो आज गाइज हम उसी चैप्टर को लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे और कई सारे गूढ़ जो भाव हैं जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं हो पाए नेचुरली, तो उन भावों को भी आज हम डिस्कस करेंगे कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तब मनुष्य की आंतरिक अवस्था कैसी रहती है। तो गाइस हर लेक्चर की तरह इस लेक्चर भी हम लोग कप्तान साहब के जस्ट पीछे खड़े रहेंगे और उनके कंधे के ऊपर से सारी परिस्थितियां उनके साथ अपनी आंखों से देखेंगे कि भाई ये परिस्थिति मेरी आंखों के सामने है, अब मुझे क्या करना है। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको इस लेक्चर की मिलेगी और बहुत अच्छे से आप इसे समझ पाएंगे। याद करने का प्रेशर आप पे कम हो जाएगा क्योंकि आप चीज़ें अपनी आंखों से इमेजिन कर चुके होंगे। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर का लेक्चर 2 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर आज हम देखेंगे और चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए, तो गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने इसे लिखा है इन जुलाई 1976। तो बात या कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है जुलाई 1976 से। माय वाइफ मैरी, मेरी पत्नी। अब यहां पे मैं कौन है, ये माय कौन है? तो हमारे जो कैप्टन है वो हमारे माय है, ठीक है। तो मेरी वाइफ यानी कि कैप्टन की वाइफ। तो हम पूरी की पूरी कहानी किसके नजरिए से देखने वाले हैं? यहां पर पूरी कहानी फर्स्ट पर्सन में चलेगी। किस में चलेगी? फर्स्ट पर्सन में। इसका मतलब जो कप्तान है वही कहानी को कहने वाला है, वही हमारा नैरेटर है जो नैरेट करने वाला है इस स्टोरी को। तो माय वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, सन जॉनाथन, मेरा बेटा जॉनाथन जिसका शॉर्ट नेम आ जाएगा जॉन, 6 यानी कि 6 साल का है। डॉटर सुजैन, जिसको सू के नाम से बोलेंगे हम लोग। जो डॉटर है सुजैन वो 7 साल की है। एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउंट इंग्लैंड। तो मैंने अपने सेट का मतलब होता है शुरू करना या प्रारंभ करना, सेल यानी जहाजी यात्रा को। तो जहाज में रवाना हुए यानी हमने अपनी जहाजी यात्रा को प्रारंभ किया प्लायमाउथ इंग्लैंड से, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाग, ताकि हम लोग डुप्लीकेट कर सके, दोहरा सके। यानी कि पहले भी किसी ने ऐसी समुद्र की पूरे विश्व की यात्रा की है, वैसी ही यात्रा को हम वापस दोहराना चाहते हैं। राउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार का चक्कर काटते हुए वोयाग कहा जाता है एक लंबी समुद्री यात्रा को। मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। और ऐसी ही यात्रा पहले किसने की थी? 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने इस तरह की यात्रा की थी। वैसी ही यात्रा को आज हम दोहराने जा रहे हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफी लंबे समय तक, मैरी एंड आई, मतलब मैरी और मैं खुद। अब मैं कौन हूं? तो मैं एक 37 वर्षीय बिजनेसमैन हूं, 37 साल का बिजनेसमैन हूं, व्यापारी हूं। हैड ड्रीम्ड यानी कि मैंने और मैरी ने लंबे समय से सपना देखा था ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, एंड फॉर द पास्ट 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters। तो हैड ड्रीम्ड, अब देखो क्या है मूल वाक्य, क्या है? फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर का मतलब क्या है? हमारे कैप्टन जेम्स कुक जो है वे एक एक्सप्लोरर थे, एक खोजकर्ता थे। यानी कि नई नई जगह जाकर के नई नई जगहों को देखना, उनकी खोज करना, उनके बारे में जानना, सीखना, पढ़ना उन्हें पसंद था। तो वो नई चीजों को एक्सप्लोर करते थे। तो वही फेमस एक्सप्लोर करने वाली यात्रा हम फिर से करने का सपना देख रहे थे। और उस यात्रा को सही तरीके से करने के लिए फॉर द पास्ट 16 years, पिछले 16 सालों से, वी हैड स्पेंट आवर ऑल लीजर टाइम, हमने हमारा जितना भी खाली समय था, जब भी हमें कोई फ्री टाइम मिलता था अपने जीवन में कि 15-20 दिन की, 1 महीने की छुट्टी है भाई, चलो क्या करना है इस छुट्टी के टाइम में, तो हम हमेशा
निखारने का काम करते थे। आर सी फारिंग यानी समुद्री यात्रा करने संबंधी जो हमारा कौशल है, जो हमारी कुशलता है, उस कुशलता को या उस कौशल को निखारने का, उसे और बेहतर करने का प्रयास करते थे। कौशल किसके लिए आ गया? स्किल्स के लिए। इन ब्रिटिश वाटर्स, ब्रिटेन के आसपास जो समुद्री क्षेत्र है, उस समुद्री क्षेत्र में जाकर के हम जहाज चलाया करते थे, नौका चलाया करते थे, ताकि हम जिस यात्रा पे जाना चाहते हैं उस यात्रा के लिए हम लोग तैयार हो सके। तो उसकी तैयारी करने के लिए हम लोग वहां जाते रहते थे। ठीक है गाइस। आर बोट वेव वॉकर अ 23 मीटर एंड 30 टन वुडन हुलेज, यानी कि हमारी बोट, जिसका नाम क्या है इस बोट का? इस बोट का नाम क्या है? ठीक है, आप चाहो तो इसे शिप कह सकते हो, क्योंकि ये इतना भारी और इतना बड़ा है कि ये बोट नहीं है, शिप ही है। तो हमारी बोट का नाम क्या था? हमारी बोट का नाम था वेव वेकर। एक 23 मीटर लंबी और 30 टन जिसका वजन हो, वो लकड़ी की बनी हुई बोट थी, लकड़ी का बना हुआ जहाज था। ब्यूटी यानी कि एक बहुत ही सुंदर जहाज। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और उसे प्रोफेशनली यानी पूरे व्यावसायिक तरीके से, प्रोफेशनली का मतलब होता है पूरा कोई कार्य व्यावसायिक तरीके से करना। ठीक है, एक तो ये होता है कि भाई आप खुद ही बना रहे हो बोट, कि हम तो बोट भी खुद ही बना लेंगे, जहाज भी खुद ही बना लेंगे, लेकिन आप बोट या शिप बनाने के एक्सपर्ट नहीं है। तो आप अगर कोई एक ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको प्रोफेशनली नॉलेज नहीं है, तो वो आप हॉबी के बेस पे उस काम को करते हैं कि भाई मेरा शौक है, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं, कर रहा हूं, असफल हो रहा हूं, फिर सीख रहा हूं, फिर किसी से जानकारी ले रहा हूं, ये हॉबी बेस होता है। लेकिन जब आप एक पूरे विश्व का समुद्री चक्कर लगाना चाहते हो, आप भैया अपनी शौकिया नाव में तो जाना ही मत, नहीं तो आपका डूबना तय है। तो भैया एक प्रोफेशनल तरीके से उसे बनाया गया था। वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हम लोगों ने कई महीनों का हम समय बिता चुके थे फिटिंग इट आउट, इसको बेहतर बनाने में, टेस्टिंग इट, इसका परीक्षण करने में, इट यानी कि इस जहाज का, इन द रफेस्ट, रफेस्ट का मतलब सबसे खराब, वेदर का मतलब मौसम, तो सबसे खराब मौसम में भी तेज हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, बरसात हो रही है, ऊंची ऊंची लहरें आ रही है, समुद्र के लिए यही सारी चीजें खराब मौसम कही जाती है। इन सभी खराब मौसमों में हम अपनी नाव को चलाकर देख के आए कि भैया नाव बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी, प्लस हम बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, दोनों चीजों का हम टेस्ट करते रहे। हमें जब जब जहां जहां जैसा जैसा खराब मौसम मिला, हमने उसमें अपनी इस नाव को टेस्ट करके देखा। वी कुड फाइंड का मतलब जो भी खराब मौसम हम देख पाए, पता लगा पाए या ढूंढ पाए। ठीक है, द फर्स्ट लेग, लेग का मतलब यहां पर पैर नहीं है, हिंदी में हम बोलते हैं चरण, और वैसे इसका मतलब होता है भाग, है ना। यानी हमारा पहला भाग जो था हमारी यात्रा का, पहला चरण जो था हमारी यात्रा का, ऑफ आर प्लैन्ड 3 years 1500 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लेजेंटली, यानी कि हमारे प्लानिंग का, हमारी योजना का, 3 साल लंबी हमारी योजना है, जहां पर 1,05,000 किलोमीटर हमें यात्रा करनी है, वो बहुत ही प्रसन्नता के साथ गुजर गया वो समय। यानी कि उस समय को गुजारने में हमें कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं हुई। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका टू केप टाउन, जैसे ही हमने अपनी समुद्री यात्रा प्रारंभ की, वेस्ट कोस्ट जो था यानी कि तट जो था, कोस्ट का मतलब होता है तट, तो वेस्ट डायरेक्शन में जो तट था अफ्रीका के, वहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की और वहां से केप टाउन तक की यात्रा हमने की। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और वहां पर ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ने से पूर्व, वी टुक ऑन 2 crewmen, तो वहां पर हम लोगों ने, टुक ऑन का मतलब है अपना साथी बना लेना, अपने साथ ले लेना, तो हमने अपना साथी बना लिया, या हमने वहां से 2 लोगों को और अपनी यात्रा में जोड़ लिया। 2 crewmen, crewmen कौन होते हैं? जो जहाज के संचालन में मदद करते हैं। यानी कि आपकी एक जहाज चलाने वालों की भी एक टीम होती है, एक अकेला व्यक्ति जहाज नहीं चलाता है, उसके साथ कुछ लोग होते हैं। तो यहां पर उन्होंने कितने लोगों को लिया? 2 लोगों को। अमेरिकन लैरी विगिल, तो अमेरिका के रहने वाले लैरी विगिल थे। स्विट्जरलैंड के रहने वाले हर्ब
सेगलर थे। ये दो व्यक्ति थे, इनको हमने अपने साथी के तौर पर, नाविक साथी के तौर पर वहां से लिया टू हेल्प अस टेकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। और क्यों लिया हमने? ताकि वो हमारी सहायता कर सके टेकल करने में। टेकल करने का मतलब होता है सामना करने में। क्या मतलब है टेकल का मतलब? सामना करने में। विश्व के सबसे मुश्किल, सबसे खराब जो समुद्र है उनमें से एक समुद्र की यात्रा के दौरान। और वो समुद्र कौन सा था? द सदर्न इंडियन ओशन, यानी कि दक्षिणी हिंद महासागर, जहां पर सबसे बड़ी आंधी, सबसे बड़े तूफान और 15, 20, 25, 30, 40 मीटर ऊंची लहरें जहां पर दिखाई देती हैं, ऐसे समुद्र की हम लोग यात्रा करने वाले थे। और यहां पर तो भाई साहब, कैप्टन भाई साहब भी थोड़े डर गए कि यार वहां पर अकेले जाना सुरक्षित नहीं है, अपने साथ एक दो लोग होने चाहिए कि किसी मुश्किल में अगर हम पड़ जाए तो एटलीस्ट हमें हमारे बोट पे, हमारे शिप पे ही हमें थोड़ी सी सहायता वहां पर मिल जाए। नेक्स्ट है, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, यानी कि जब हमने वहां से अपनी केप टाउन से अपनी यात्रा प्रारंभ की तो पहले दिन सब कुछ ठीक रहा। दूसरा दिन जो था, केप टाउन से निकलने के बाद हम लोगों का सामना होने लगा, या हमने सामना करना शुरू कर दिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेल्स का, यानी कि तूफानी हवाओं का, बहुत ही सख्त हवाओं का। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताहों तक, वी ब्लू कॉन्स्टेंटली या कॉन्टिन्यूसली, हम लोग बहते रहे उन हवाओं के साथ लगातार। कॉन्टिन्यूसली या कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार या निरंतर, ठीक है। गेल्स डिड नॉट वरी मी, लेकिन हवाएं जो थी, ये तूफानी हवाएं जो थी, इसने मुझे चिंतित नहीं किया। वरी मी का मतलब क्या है? इसकी मुझे चिंता नहीं थी, मतलब मैं हवाओं से परेशान नहीं था। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन वेव्स यानी कि लहरें, तो लहरें जो थी उनका जो साइज था, उनका जो आकार था, वो मुझे चिंतित कर रहा था, अलार्म कर रहा था। अलार्म का मतलब होता है चिंताजनक स्थिति में डालना, चिंतित करना, या बोलचाल की भाषा में कहें तो उस चीज से मैं डरा हुआ था, परेशान हो रहा था, ठीक है। वॉज अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आर मेन मस्ट, और वो जो लहरें थी वो कितनी बड़ी बड़ी थी? 15 मीटर तक ऊंचाई वाली थी, उतनी ही ऊंची जितना हमारा मुख्य मस्तूल था। अब देखो गाइस, इस बात को समझ लो यहीं पे, क्योंकि ये मस्तूल शब्द और ये वेव शब्द 2-3 बार, वेव्स तो बार बार आता ही रहेगा, मस्तूल शब्द एक दो बार और आएगा जहां पर इंपॉर्टेंट मीनिंग रखेगा, ठीक है। ये जहाज है ना, इसमें सबसे बड़ा वाला, सबसे महत्वपूर्ण डंडा जो है, जिस पर ये जो बांधा गया है, इसे कहते हैं हम लोग पाल। ये कपड़ा दिख रहा है, ये पाल है, और ये इस मस्तूल के सहारे ही है ये पाल, ठीक है। तो समुद्र में जब आप यात्रा करते हैं तो मस्तूल बड़ा सा डंडा है, उस पर पाल लगा हुआ है, हवाएं चलती है, आप पाल को खोल देते हो, उससे पाल में यानी उस कपड़े में हवा भर जाती है और वो आपके शिप को आगे धकेलता है। तो आपकी यात्रा के लिए मस्तूल और पाल जो है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये मेन मस्ट जो है, ये मुख्य मस्तूल जो है, इसकी ऊंचाई तक लहरें दिखाई दे रही थी। यानी लहरें कितनी कितनी ऊंची थी? अब आप देखो, इतना सा बेचारा ये शिप जो हमें दिखाई दे रहा है, इतनी ऊंचा है इसका मस्तूल, और सोचो आपके पीछे आपको इतनी ही बड़ी बड़ी लहरें दिखाई दे, तो भाई जीव ऊंचा नीचा होगा कि नहीं होगा? कि भाई साहब कहाँ तक जा रही है लहरें, अगर गलती से भी ऊपर पड़ जाए तो सांस निकाल देगी एक ही बार में। तो वही स्थिति यहाँ पर इन लोगों की हुई भी थी, मतलब बाद में होगी, अब बस होने वाली है। 25 तारीख आ गई ना, 2 तारीख को स्थिति खराब हो जाएगी। अभी हफ्ता भर है, शांति रखो, है ना, अभी सप्ताह भर ऐसे ही होवैक चलता रहेगा थोड़ा सा। दिसंबर 25 दिसंबर का समय आ गया था, और याद रखना हमने अपनी यात्रा जुलाई में स्टार्ट की थी, तो जुलाई से हम लोग दिसंबर की यात्रा कर चुके हैं। पहला चरण पूरा हो गया, केप टाउन से हमें निकले हुए 2-3 दिन का समय भी हो गया, कुछ सप्ताहों तक फिर हमारे सामने ये स्थिति चलती भी रही। तो धीरे धीरे समय भी बढ़ता जा रहा है, और समय चलते हुए कहाँ तक आ गया? 25 दिसंबर का समय आ गया। फाउंड अस, हमने अपने आप को पाया 3500 किलोमीटर्स
ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी केप टाउन से हम 3500 किलोमीटर की दूरी तक यात्रा कर चुके थे। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, देखो डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। इसके लिए आप डिस्पाइट का भी यूज कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। डिस्पाइट एट्रोशियस यानी बहुत ही ज्यादा अत्याचारी या बेरहम वेदर होने के बावजूद भी वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री, हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार हॉलीडे मनाया और हम लोगों ने अपना जो हॉलीडे था, कौन सा, क्रिसमस वाला जो हॉलीडे था, उसे एक क्रिसमस ट्री के साथ हमने सेलिब्रेट करते हुए उसे पूरा किया। न्यू ईयर्स ईव और नए साल की शाम के समय सॉ नो इंप्रूवमेंट इन द वेदर, हमें मौसम में कोई सुधार नजर नहीं आया। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हम अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से अपने आप को समझा रहे थे, सोच रहे थे कि नहीं नहीं यार मौसम ठीक हो जाएगा, कि भाई ये जल्द ही बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं बदल जाएगा, ठीक है। इट हैड टू चेंज सून, कि भाई ये जो मौसम चल रहा है जल्द ही बदलना चाहिए अब, क्योंकि नए साल का समय आ गया है, तो अब ठीक है मौसम में भी थोड़े परिवर्तन होंगे तो बदल जाएगा मौसम। एंड इट डिड चेंज, और ये मौसम बदला भी। ऐसा नहीं था कि हमने सोचा कि मौसम बदल जाएगा और मौसम नहीं बदला, हमने सोचा मौसम बदल जाएगा और मौसम बदल भी गया। फॉर द वर्स, यानी कि जैसा चल रहा था उससे और ज्यादा बुरा हो गया। मौसम बदला तो सही, लेकिन अच्छा मौसम होने की तरफ ना बदल के बुरा और ज्यादा खराब वो मौसम हो गया, और ज्यादा भीषण वो मौसम हो गया। एट डाउन ऑन जनवरी 2, ठीक है, डाउन का मतलब होता है प्रातः काल का समय, तो सुबह का, प्रातः काल का, अर्ली मॉर्निंग का जो समय था जनवरी 2 का, 2 जनवरी को, द वेव्स वर जिजांटिक। द वेव्स वर जिजांटिक का मतलब क्या है? जिजांट का मतलब होता है बहुत बड़ा होना। एक शब्द आता है हिंदी में जायंट, जायंट का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, मतलब अपन उसके सामने कीड़े मकोड़े जैसे दिखाई दे, इतनी बड़ी विशाल कोई चीज होती है तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये बहुत ही जायंट है, तो उसी से शब्द बना है जिजांटिक। तो उसका मतलब क्या है कि वेव्स जो थी, वो लहरें जो थी, वो बहुत ही विशाल थी, बहुत ही बड़ी थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉम जिब, ठीक है। अब ये जिब जो है, स्ट्रॉम जिब जो है, वो जिसे हम लोग पाल कहते हैं ना, पाल, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और हम लोग सेल कर रहे थे, हम लोग अपनी समुद्री यात्रा कर रहे थे एक छोटे से स्ट्रॉम जिब के साथ में, एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और उस पर अभी भी 8 गांठें लगी हुई थी। एज द शिप रोज टू टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस, और जैसे ही हमारा जहाज किसी भी लहर के ऊपर चढ़ता था, हम लोग आगे देख सकते थे अनंत और विशाल समुद्र में, समुद्र को हम लोग देख सकते थे जो रोल कर रहा था, ऐसे घूम घूम के, गोल गोल होकर के, लहरों की तरह उठता हुआ हमारी ओर आ रहा था। रोलिंग टूवर्ड्स अस यानी कि ऊपर उठता हुआ हमारी ओर आ रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो तेज हवाओं की आवाज आ रही थी। विंड का मतलब क्या है? हवा। स्क्रीमिंग का मतलब वैसे होता है चीखना, लेकिन यहां पर यह है इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि उसकी आवाज जो है वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, चीखों की तरह लग रही थी। स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और जिस तरीके से विंड की स्क्रीम्स, आवाजें, चीख फैल रही थी, चारों तरफ हमारे ऊपर स्प्रे कर रही थी, वो हमारे कानों के लिए बहुत ही पेनफुल था, यानी कि बहुत ही पीड़ा युक्त था, दर्द देने वाला था, पीड़ा देने वाला था। नेक्स्ट आता है टू स्लो द बोट डाउन, बोट को यानी हमारे शिप को स्लो करने के लिए, स्लो डाउन का मतलब धीरे करने के लिए, वी ड्रॉप्ड द स्ट्रॉम जिब एंड लीज्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, ठीक है। तो यहां पर ये कहते हैं कि स्ट्रॉम जिब को हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया और उसे बांध दिया, हैवी मूरिंग, जहाज को रोकने के लिए जो रस्सा, एक बहुत मोटा रस्सा होता है उसके लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक एंकर होता है इस टाइप का,
ठीक है। इस टाइप का एक एंकर होता है, उस एंकर को समुद्र के अंदर डाला जाता है मोटे से रस्से के साथ बांध करके, ताकि वो नीचे, समुद्र के नीचे जो जमीन है वहां तक चला जाए और वहां जाके चाहे रेत में चाहे कोई पत्थर हो उसमें फंस जाए और फंस करके समुद्र को रोक, उस जहाज को रोक दे। अगर वो मिट्टी में फंसता है तो वो जहाज की गति को धीमा कर देता है, ठीक है। लहरों के साथ जहाज उतना आगे तक नहीं बहता है। तो उसी के लिए यहां पर कहा जा रहा है कि जहाज को रोकने के लिए जो रस्सा इस्तेमाल किया जाता है, जो एंकर इस्तेमाल किया जाता है, हमने उसे डाल दिया और उसे लूप कर दिया, उसको रस्से से बांध दिया, कहां, जहाज के पिछले हिस्से में। देन वी डबल्ड लीश एवरीथिंग, फिर जो भी चीजें जहाज पर पड़ी थी उनको हमने दोबारा से, एक बार एक रस्सी से तो बांधा हुआ ही था, एक और रस्सी से उसे बांध दिया ताकि चीजें टूटे फूटे नहीं, बिखरे नहीं। वेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डोंट ऑयल चिकन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। अब हम लोगों ने क्या किया, लाइफ राफ्ट ड्रिल जो थी, जीवन बचाने के लिए जो अभ्यास करना था वो सब किया। लाइफ लाइन्स जो थी उन सबको अटैच कर लिया कि जो भी हमारे जीवन रक्षक चीजें हैं, डोनेट ऑयल स्किन्स, यानी कि चिकने या जल विरोधी कपड़े जो होते हैं जिनमें पानी चिपकता नहीं है, बस टकरा के उतर जाता है, ठीक है। लाइफ जैकेट्स, इस तरह की जो जैकेट्स होती है, देखो ये जो इसने पहन रखी है, इसने पहन रखी है, इसने पहन रखी है, इस तरह की लाइफ जैकेट्स। और मतलब अपने आप को बचाने के लिए जो कुछ कर सकते थे जीवन रक्षा के उपाय, वो सारे जीवन रक्षा के उपाय करके हम लोग बैठ गए और वेट करने लगे कि भैया जो हम बचा सकते हैं अपने जहाज पर खुद को और सामान को, उसके लिए जो जो करना है हमने कर लिया और बैठ गए। फिर उसके बाद वेट करने लगे, अब भैया आगे जो होगा सो होगा। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, यानी जल्द ही होने वाले विनाश का जो पहला इंडिकेशन हमें मिला, जो पहला संकेत हमें मिला, केम एट अबाउट 6 PM, वो लगभग शाम को 6 बजे आया। यानी कि ये सारी की सारी स्थिति सुबह प्रातः काल से चल रही है और प्रातः काल से वो इसी मौसम में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पहला संकेत जिससे हमें यह पता चला कि अब विनाश आने वाला है, वो कब घटित हुआ, वो शाम को 6 बजे। विथ एट ओमिनियस साइलेंस, एक अनिष्ट सूचक, ओमिनियस का मतलब जो कहते हैं ना, एक ऐसी शांति जिसे हम कहते हैं कि तूफान से पहले की शांति है। ऐसी शांति जो आपको प्रसन्न ना कर रही हो, आपको डरा रही हो, एक ऐसी शांति। भाई क्लासरूम में जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम हॉल में जब आपकी कॉपीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, तो वो एक शांति होती है, पूरे क्लासरूम में एक शांति फैली हुई। वो कैसी शांति होती है, तो वो ओमिनियस साइलेंस होती है, यानी कि वो विनाश के आने से पहले की शांति है। उसके बाद तो क्वेश्चन पेपर आते ही तो विनाश होना है, तो वो वाली शांति को वहां पर महसूस करते हैं। द विंड ड्रॉप्ड, हवा चलनी बंद हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान अचानक से, तत्काल ही, तुरंत प्रभाव से काला हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, उसके बाद एक जोर की दहाड़, जोर का एक शोर हमें सुनाई दिया। एंड एन एनर्मस क्लाउड टुवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और एक विशाल बड़ा सा जो क्लाउड था, बादल जो था, वो हमें पीछे की ओर से समुद्र की ओर हमारे शिप की ओर आता हुआ दिखाई दिया। यानी कि शाम को 6 बजे क्या हुआ, हम इधर बढ़ रहे हैं, पीछे की तरफ हमने देखा कि एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल बादल है जो कि शिप की तरफ आ रहा है, ठीक है। हालांकि मैं बता दूं, अभी आगे वैसे आ जाएगा, लेकिन यही बता देता हूं, जिसे ये क्लाउड समझ रहे हैं ना, ये क्लाउड नहीं है, ठीक है। जिसे ये बादल समझ रहे हैं, वैसे कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि जिसे बादल समझ रहे हैं, ये बादल नहीं है। विथ हॉरर, भय के साथ, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, मैंने महसूस किया, मैंने समझा, मैंने जाना कि वह कोई बादल नहीं था, बट अ वेव, बल्कि एक लहर है। कितनी बड़ी कि ऐसा लग रहा है कि आसमान में बादल है। तो सोचो कि समुद्र में तो हम लोग हैं, और समुद्र से वो कितनी ऊपर उठी हुई होगी कि हमें इतना भ्रम दिला रही है कि बादल है। कितनी ऊंचाई पर होगी वो, और जितनी ज्यादा ऊंचाई पर होगी उतनी ही स्ट्रांग होगी, उतना ही ज्यादा वाटर वॉल्यूम उसमें होगा, उतना ही ज्यादा पानी उसमें होगा। लाइक नो अदर, इतनी बड़ी लहर जैसी कि दूसरी नहीं थी।
आई हैड एवर सीन, जैसे कि मैंने अपने जीवन में दूसरी नहीं देखी थी। आई अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रीज्ड। वहां पर मैंने उसे देखा, आई अपीयर्ड, मैंने देखा, परफेक्टली, ध्यान से, वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब ऐसे सीधी खड़ी हुई, हालांकि ये भी वर्टिकल नहीं है, वर्टिकल ये होता है, ठीक है, लेकिन लहर कभी ऐसे खड़ी नहीं होती, लहरें जो चलती है वो इस शेप में चलती है, ठीक है, तो इस शेप में यूं आती है, फिर आगे गिरती है, फिर इस शेप में आती है, यूं आगे गिरती है, तो इस तरीके से लहरें सामान्यतः समुद्र में गिरती हैं, ठीक है। तो लंबवत का मतलब ये है कि सीधी, बिल्कुल सीधी खड़ी है, ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, दूसरी जितनी लहरें थी उन सब से दुगनी, हाइट में कितनी है, उन सब से डबल है, विद अ फ्राइटफुल, एक भयानक या डरा देने वाली ब्रेकिंग क्रीस्ट, यानी कि जैसे कि बस सब कुछ तोड़ फोड़ मचा देगी, सब कुछ विनाश कर देने वाली क्रीस्ट की तरह वो दिखाई दे रही थी। द रोर इंक्रीज्ड with a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then, चलो यहां तक देखते हैं पहले, the roar increased, और जैसे ही वो क्रीज, जैसे ही वो टकराई, रोर जो है वो बढ़ गया, जो दहाड़ थी, जो शोर था वो बढ़ गया, एज अ थंडर, जैसे कि कोई बिजली गिरी हो, एज द स्टर्न, स्टर्न क्या, नाव का पिछला भाग जो है, मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जैसे ही वो नाव का पिछला हिस्सा उसके मुंह के तरफ आगे बढ़ने लगा, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा कि शायद, हो सकता है, वी माइट, माइट का मतलब शायद, राइड ओवर इट, कि हम ये पिछला वाला हिस्सा, जैसे ये बहुत बड़ी लहर आ रही है, पिछला वाला हिस्सा ऊपर हो रहा है, उसके मुंह की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें लगा कि शायद ऐसा होगा कि हम इसके ऊपर से होते हुए निकल जाएंगे, यानी कि लहर ऐसे आ रही है, जहाज ऐसे इसकी तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ, आगे नहीं जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो हमें लगा कि शायद ये ऐसे निकल जाएगी, तो हमारे ऊपर नहीं गिरेगी ये, तो एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि हम इस लहर के ऊपर से होते हुए निकल जाएंगे। बट देन अ ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन, लेकिन तभी एक जबरदस्त धमाका होता है, शूक द डेक, डेक का कहलाता है जहाज के अगले हिस्से को कहते हैं, ठीक है, उसने, उस धमाके ने हिला के रख दिया डेक को। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, यानी एक तेज बौछार जो थी, बौछार तो नहीं कहूंगा मैं, ये एक्चुअली बौछार शब्द आ रहा है, लेकिन ये जो वर्ड है ना टोरेंट, वो आता है पानी, तेज पानी या बहुत ज्यादा पानी की मार को, यानी कि बहुत ही तेज पानी की मार जो ग्रीन और वाइट वाटर की थी, ब्रोक ओवर द शिप, यानी वो तोड़ते हुए शिप के अंदर तक आ गई। माई हेड स्मैश्ड, मेरा सर टकरा गया, इनटू द व्हील। अब देखो, जैसे कार में व्हील होता है ना, कार चलाने के लिए, जहाज को चलाने के लिए जहाज में भी व्हील होता है, तो यहां पर ऑन, ये जो है हमारे कैप्टन साहब, इनका सर जाके धड़ाम करके उस व्हील में लगता है। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मैं जानता था, मैं अवेयर था, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था कि कैसे ओवरबोर्ड को फ्लाई किया जाता है, उसको कैसे चलाया जाता है, सिंकिंग बिलो द वेव्स, और वेव्स यानी लहरों के नीचे कैसे डूबा जाता है। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, ये सबसे मेजर सेंटेंस है कि ये टकराव इतना भीषण था कि मैंने अपनी निकट आती हुई मृत्यु को स्वीकार कर लिया था, मैंने मान लिया था कि बस अब मरने वाला हूं, अब जिंदा नहीं बचूंगा, ये जो टकराव हुआ है, ये जो पानी भरा है बोट के अंदर, शिप के अंदर, ये अब जिंदा नहीं रहने देगा, जीवित नहीं रहने देगा, मैं बस अब यहां पर मरने वाला हूं, आई एम रेडी टू बी डेथ, ठीक है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे जैसे मैं अपना होश खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं बहुत ही शांत महसूस कर रहा था, ठीक है, यानी कि जब मृत्यु निकट आ रही थी और मुझे समझ में आ रहा था कि अब मरने वाले हैं, तो मेरे अंदर कोई चाह नहीं थी, इच्छा नहीं थी कि मैं स्ट्रगल करूं, मैं कोई संघर्ष करूं अपने आप को जीवित रखने के लिए। मैं उस मृत्यु को स्वीकार कर चुका था, मैं धीरे धीरे बेहोश हो रहा था, और मुझे सब कुछ बहुत ही शांतिपूर्ण लग रहा था, पीसफुल लग रहा था। मतलब मैंने कैसा महसूस किया, शांतिपूर्ण, कि चलो भाई कार्यक्रम समाप्त हुआ जीवन का, ठीक है।
इस तरीके से वह शांतिपूर्ण स्वीकार करता है। अनएक्सपेक्टेडली, अनुमानित तरीके से, मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सर जो है वो पॉप अप, यानी कि जैसे हम अगर पानी की बोतल लेते हैं ना, तो पानी की बोतल खाली कर लो, उसके अंदर हवा रहेगी, उसको आप ऐसे पकड़ के पानी में नीचे खींचो और एकदम से उसको छोड़ो तो वो उछल के ऊपर आती है। तो जैसे ही वो पानी के बाहर निकली, तो झटके से कोई चीज अगर पानी के बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं पॉप अप होना। तो पॉप अप हो गया, यानी कि मेरा सर जो है पानी से बाहर निकला। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूरी पर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्सिजिंग। कैप्सिजिंग का मतलब क्या होता है? अ फ्यू मीटर्स अवे, और कुछ ही मीटर की दूरी पर मैं देख पा रहा था वेव वॉकर, जो कि हमारे जहाज का नाम है, वॉज नियर कैप्सिजिंग, वो पानी में उलटने के करीब थी। हर मेस्ट, उसके मस्तूल जो थे, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। अब ये देखो इस जहाज की स्थिति देखो, यहां पर ये जहाज है ना, इसका ये मस्तूल फिर भी ऐसे है, ये अभी भी थोड़ा सा इस एंगल पे है। सोचो अगर ये इस एंगल पे हो तो, या अगर ये इस एंगल पे हो तो यानी कि ये मेरा जहाज का मस्तूल है, ये जहाज सीधा चल रहा है, और वेव वॉकर की स्थिति ये है, मेरे नाव की स्थिति ये है कि ये लगभग ऐसे हो चुका है। ये तो हो गया पूरा हॉरिजॉन्टल, क्षैतिजीय, ठीक है, क्षैतिज कहते हैं। ये तो बिल्कुल सीधा हो गया। ऑलमोस्ट का मतलब थोड़ा सा इतना सा बचा हुआ है, तो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो चुका था। ये मैं देख पा रहा था कि भैया नाव जो है आड़ी तो हो चुकी है, कभी भी उल्टी हो सकती है। एक बार नाव उल्टी हुई, खेल खत्म। उसके बाद तो फिर लाइफ जैकेट, लाइफ बोट, इसकी तरफ जाओ, फिर जहाज तो भूल जाओ कि भाई आप जहाज में रहकर बच जाओगे, दैट इज इम्पॉसिबल, वो तो संभव ही नहीं है। उसके बाद नाव के बाहर की तरफ इधर कुछ बोट्स लटकी हुई होती हैं, उन बोट्स में बैठ करके आप अपनी नाव तो छोड़ दो और अपनी जान बचा लो कहीं साइड में आकर के, ये आप कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल वो हो चुका था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तभी एक और वेव आई, एक और लहर आई, और उसने इधर से इसे धकेल के इधर की तरफ करा, और ये नाव जो ऐसी टेढ़ी हो रखी थी वापस सीधी हो गई। माई लाइफ जॉग्ड टॉट, और मेरी लाइफ लाइन जो है वो तुरंत जॉग करके बाहर की तरफ निकली। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, आसपास जो रक्षक भाग में ग्रेल्स लगी हुई होती है ना, जिसको पकड़ के ऐसे झटके वटके के टाइम में आप अपनी जान बचा सकते हो, मैंने उसे पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और सेल करता हुआ सीधा हवा के अंदर उछलता हुआ वेव वॉकर का मेन बूम जो था, यानी लंबा लट्ठा जिससे कि पाल जो है वो बिछाया जाता है, मेन मस्तूल जो होता है, उसके पास में मैं पहुंचा। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैगडॉल, और इसका परिणाम क्या निकला? सब्सिक्वेंट वेव्स, आगामी आने वाली जो लहरें थी, उन्होंने मुझे उछाल के ऐसे पटका जैसे कि मैं कोई कपड़े की गुड़िया हूं। कपड़े की छोटी सी गुड़िया को बच्चे क्या करते हैं, इतनी सी गुड़िया होती है, कपड़े की हल्की होती है, छोटे बच्चे खेलने में उसको इधर उधर यूं पटकते रहते हैं। तो कहते हैं कि वेव जो आई ना, उसके बाद आगे आने वाली वेव्स ने उस डेक पर, डेक यानी जो मेरा जहाज है उसके आगे वाले हिस्से पर, मुझे ऐसे उछाल के पटक दिया, और इस पटकने का अंजाम देखना अभी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरे बाएं तरफ की पसलियां क्रैक, यानी कि पसलियां मेरी टूट गई बाएं तरफ की। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मेरे मुंह में खून भर गया। ब्रोकन टीथ, मेरे दांत टूट गए। Somehow I found the wheel, जैसे तैसे वापस जाके मैंने व्हील को पकड़ा। Lined up the stern for the next wave, और lined up यानी कि सीधा तैयार करके रखा अपने स्टर्न को अगली वेव के लिए, अगले जो लहर थी उसके लिए। एंड hung on, और बस वहीं उसको पकड़ के और इंतजार करता रहा कि एक और वेव आएगी। अब तो वेव्स आ ही रही हैं, टकरा ही रही हैं, तो मैं वहीं खड़ा होकर के बस अगली वेव का इंतजार करने लगा और नाव को सीधा रखने का प्रयास किया। वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, और मैं महसूस कर सकता था कि शिप जो है वो नीचे तक पानी से भरा हुआ है। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील, लेकिन मेरे में इतना साहस नहीं था, मैंने ये साहस नहीं किया
कि मैं व्हील को अकेला छोड़ दूं टू इन्वेस्टिगेट, अपने वेव वॉकर की जांच करने के लिए कि भाई कहां से टूटा, क्या टूटा, नीचे पानी भरा नहीं भरा। तो भैया इतनी मेरी हिम्मत नहीं थी, मैंने ये हिम्मत नहीं दिखाई। मुझे पता था कि भाई नुकसान तो हुआ होगा, लेकिन मैं व्हील को पकड़े रहा। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जहाज में ऊपर की तरफ कोई नहीं रहता है, ये नीचे वाला इलाका जो है ना, जहाज का ये अगला भाग है। तो यहां पर एक ऐसा लकड़ी का पट्टा सा बना होता है जिसपे यहां पर एक हुक लगा हुआ होता है। इसको आप हुक को पकड़ के ऐसे खोलो और नीचे की तरफ उतरो। यहाँ पर चैम्बर्स होते हैं, कैबिन होता है, यहाँ पर आपके सोने खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ पे होती है। डेक के ऊपर कोई काम नहीं होता है। तो मैरी और बच्चे अब तक कहाँ थे, तो वो यहाँ नीचे की ओर थे, ठीक है, डेक के नीचे की ओर। यहाँ पर उनके बेड वगैरह लगे हुए थे, यहाँ पे उनका किचन वगैरह था, सारी व्यवस्था नीचे की ओर हुई हुई थी। तो यहाँ पर ये जो हैच था, इस हैच को खोल करके और अचानक से मैरी जो है, मतलब उसको थ्रोन ओपन, धक्का देके झटके से खोला और मैरी वहां पर दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, उसने चीखते हुए कहा हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक्स यानी कि आगे का जो हिस्सा है वो टूट चुका है। वी आर फुल ऑफ वाटर, यानी कि नीचे की ओर पूरा पानी ही पानी भर गया है, आगे का डेक वाला हिस्सा टूट गया है। ऐसा आकर के वो उसे बताती है। टेक द व्हील, आई शाउटेड, मैंने चीखते हुए चिल्लाते हुए उसे कहा जल्दी आओ यहां आकर व्हील को पकड़ो। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और जैसे ही मैं दौड़ते हुए भागते हुए वही नीचे जाने के लिए जो दरवाजा होता है हैच तक मैं पहुंचा। लैरी एंड हर्ब वॉज पंपिंग लाइक मैडमैन, तो लैरी और हर्ब को मैंने देखा वो पंप कर रहे थे, यानी कि पानी को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, बिल्कुल पागलों की तरह, बिना सोचे समझे बस फटाफट पानी बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स, टिम्बर्स किसके लिए कहा गया, वुड, क्योंकि वुड की बनी हुई थी। हंग एट क्रेजी एंगल्स, तो लकड़ी का जो भाग था वो टूट करके बहुत अजीब तरीके से, क्रेजी एंगल मतलब अजीब तरीके से लटका हुआ था। द होल स्टार बोर्ड साइड ब्लग्ड इनवर्ड्स, और पूरा का पूरा स्टार बोर्ड जो था, अगला हिस्सा जो था वह उठा हुआ था और अंदर की तरफ टूटा हुआ था। क्लोथ्स, और अंदर मुझे क्या क्या पानी में तैरता हुआ दिख रहा था, कपड़े, क्रॉकरी, क्रॉकरी कहा जाता है हमारे खाने पीने के जो बर्तन होते हैं वो, चार्ट्स, जो भी समुद्री यात्रा में दिशा दिखाने के लिए चार्ट काम आते हैं वो, टिन्स, जो भी टिन के बर्तन होते हैं वो, टॉयज, उनके बच्चों के खिलौने, स्लॉश्ड अबाउट, इधर उधर बह रहे थे, इन डीप वाटर, उस गहरे से पानी में इधर उधर बहते हुए दिखाई दे रहे थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड, अब वहां पानी भी था और पानी नहीं भी था। तो जहां ज्यादा पानी आ रहा था वहां मैं तैरते हुए जा रहा था, और जहां तैरने जितनी जगह ही नहीं है, नीचे पैर टिक गए, तो वहां क्रॉल कर रहा था, मतलब रेंगते हुए और तैरते हुए मैं जा रहा था आगे। कहां, इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, बच्चों के कैबिन की ओर मैं जा रहा था। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम दोनों सही हो, सुजैन एंड जोनाथन से। यस, हाँ, दे आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया। फ्रॉम एंड अपर बंक, एक ऊपर के बंक से। अब ये देखो, इस तरह की सोने की व्यवस्था होती है वहां। अब ये जो नीचे वाला बंक है इसे कहा जाता है लोअर बंक, और ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है अपर बंक। तो बच्चे जो है वो अपर बंक पे बैठे हुए थे, और वहां से उन्होंने कहा कि हाँ हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। सेड सू, सुजैन ने कहा, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आई, उसकी आंख के ऊपर हल्का सा, जैसे अपन बोलते हैं ना फुंसी से निकल जाती है, ऐसा उगस जाता है, थोड़ा सा मोटा यहाँ पे एक बम्प हो जाता है, ऐसे गोल सा हो जाता है। तो ऐसा बम्प जो है उसके सर पर बड़ा सा निकला हुआ था, अबव हर आई, उसकी आंख के नीचे ऊपर की ओर। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि टकराए हुए, सूजे हुए, उगसे हुए जो हेड हैं उनकी मैं चिंता करूं, क्योंकि मुझे इनकी जान बचानी थी। छोटी मोटी चोटें तो बाद में भी हो जाएंगी, लेकिन मेन काम क्या है, इस अवस्था से, इस परिस्थिति से अपने परिवार को बचाकर बाहर निकालना। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर,
एक हथौड़ा ढूंढने के बाद, स्क्रूज, पेच जो थे वो ढूंढने के बाद, एंड कैनवास, एक मोटा सा कपड़ा जो है वो ढूंढने के बाद, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं वापस संघर्ष करते हुए, मतलब बहुत मुश्किल से मैं वापस डेक पर यानी कि जहाज के अगले हिस्से पर पहुंचा, विद अ स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, जहां पर टूटने की वजह से स्टारबोर्ड वाला साइड खुल गया था। वी वर टेकिंग वाटर विच ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और हमें बहुत ज्यादा पानी मिल रहा था, यानी कि हमारी नाव में बहुत ज्यादा पानी भर रहा था हर एक लहर के साथ जो भी हमारे ऊपर टूट रही थी या जो भी हमारे ऊपर प्रहार कर रही थी। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, अगर मैं कुछ रिपेयर, कुछ सुधार नहीं कर पाता अगर अपनी बोट में, वी वुड श्योरली सिंक, तो ये निश्चित था कि हम लोग डूब जाते। तो अगर हम लोग बचना चाहते थे तो अभी तत्काल प्रभाव से हमें कुछ सुधार करना आवश्यक हो गया था। Somehow I managed to stretch canvas, किसी तरह से मैंने प्रयास किया और जो कैनवास था, जो मोटा सा कपड़ा लेक था, मैं उसको ला करके फैलाया। एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स, और वाटरप्रूफ जो हैच था, हैच जो यानी कि जो दरवाजा सा बना हुआ था जिससे पानी रिस रिस के अंदर जा रहा था, उसको कवर किया अक्रॉस द गैपिंग होल्स, बड़े बड़े या चौड़े चौड़े छेदों से। सम वाटर कॉन्टिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी जो था वो लगातार रिस कर नीचे की ओर जा रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन ज्यादातर पानी जो था, मतलब कपड़े से ढक दिया, मोटे कपड़े से आगे वाला पूरा हिस्सा ढक दिया, तो टूट फूट जो हुई थी उसमें से पानी नहीं जा रहा था, थोड़ा बहुत पानी रिस रहा था नीचे की तरफ, लेकिन ज्यादातर पानी उस कपड़े पर गिरकर और साइड में कहीं निकल जा रहा था, यानी कि पानी भरने से अब मैं कम से कम रोक पा रहा था। More problems arose when our head pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। अब भैया दो चीजें हुई। सबसे पहला, ज्यादा समस्याएं तब उत्पन्न हुई जब हमारे हैंडपंप मतलब हाथ से हम चला करके पानी निकाल रहे थे, वो हैंडपंप जो थे स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, यानी वो ब्लॉक होना शुरू हो गए। अब क्या होता है कि अलग अलग जगह पर जहाज में ऊपर की ओर हैंडपंप लगे हुए होते हैं, नीचे का पानी निकाल करके ऊपर से बाहर फेंकने के लिए वापस समुद्र में, लेकिन नीचे जितना भी ये टॉयज, क्रॉकरी, खाने का आइटम, ये सारा का सारा जो नीचे तैर रहा था, ये उन पाइप में घुसना शुरू हो गया और उनको कर दिया ब्लॉक। तो अब जो हैंडपंप चला के पानी निकाल रहे थे वो नहीं निकाल पा रहे थे, तो अंदर पानी भर रहा था, हैंडपंप से निकाल नहीं पा रहे, पहली समस्या। दूसरी समस्या, इलेक्ट्रिक पंप यानी कि बिजली से चलने वाले जो पंप थे जो कि नीचे के पानी को बाहर फेंक रहे थे, वो शॉर्ट सर्किट हो गए, उनमें से धुआं निकल गया, वो खराब हो गए। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, यानी कि पानी का जो स्तर है वो थ्रेटन तरीके के डरा देने वाले तरीके से बढ़ रहा था, यानी कि बहुत ज्यादा पानी बढ़ने लग गया और इतना बढ़ने लग गया कि वो अब हमें उस बढ़ते हुए पानी के स्तर से डर लगने लगा। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेज्ड ओवरबोर्ड, और जब वापस मैं डेक पर पहुंचा तो मैंने पाया हमारे 2 स्पेयर यानी कि जो बचा कर रखे हुए थे कि भाई किसी मुसीबत में काम आएंगे, वो हैंडपंप जो है वे भीग गए थे ओवरबोर्ड से और उखड़कर समुद्र में जा गिरे थे। अलॉन्ग विद द फॉरस्टे सेल, आगे आने वाले बड़े बदबान से, एंड द जिब, और उस पाल के साथ वे आगे नीचे जाकर गिर गए थे और अब उन 2 का इस्तेमाल भी हम नहीं कर पा रहे थे। द डिंगीज यानी छोटी नावें जो थी, है ना, जो बताया था मैंने कि लाइफ बोट्स होती हैं, जब आपका समुद्र डूब रहा होता है तो उनमें बैठ करके आप निकल जाओ, जहाज को डूबने दो। तो डिंगीज जो थी, छोटी नावें जो थी, एंड द मेन एंकर, और बड़ा एंकर यानी बड़ा लंगर जो था। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, तब मुझे याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है
जो कि चार्ट रूम जो है ना, जहां पर सारे चार्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, उसकी जमीन के नीचे की ओर, यानी उसकी जमीन में लगा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसे बाहर, पानी बाहर निकालने वाले पाइप से कनेक्ट किया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं, मैं बहुत ही धन्यवाद करने वाले, कृतज्ञ वाले मानस में था कि भैया जब मैंने पाया कि ये ठीक से काम कर रहा है, तब मेरे मन को थोड़ी सी राहत मिली कि चलो भाई कम से कम 2 ब्लॉक हो गए, 2 टूट के गिर गए, पानी भरे जा रहा है, एक पंप मिला चार्ट रूम के फ्लोर में, कम से कम वो तो काम कर रहा है भाई। देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत राहत मिली। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, रात जो है हमने बहुत ही सहते सहते बिताई, जहां पर अनंत तरीके से हमें बिटरली कोल्ड, बहुत भयंकर ठंड पड़ रही थी, उसमें हमने रूटीन लगाया, एक एक बारी बारी से, भाई 2 घंटे तुम पानी निकालो, 2 घंटे हम निकालेंगे, 2 घंटे ये निकालेगा, ऐसे करके हम लोगों ने पंपिंग का काम किया, स्टीयरिंग, जहाज की व्हील को चलाने का काम किया, वर्किंग विथ रेडियो, रेडियो के साथ काम करने का काम किया। भाई रेडियो पर पकड़ना, इज एनीवन देयर, कोई है क्या, मदद कर सकता है क्या, हमारा जहाज टूट गया है, हम डूब रहे हैं। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आर मेडे कॉल्स। अब ये देखो, ये एक बहुत ही टेक्निकल वर्ड है, हमें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था हमारे मेडे कॉल्स का। मेडे कब बोला जाता है कि जब आपके पास ज्यादा समय नहीं होता, आप ये बताना चाहते हैं सामने जो रेडियो टावर है उसे कि भैया हम जोखिम में है, जोखिम मतलब जानलेवा खतरे में हम लोग घिरे हुए हैं। जब भी ये संकेत आपको देना होता है, आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप बोट में हो, चाहे आप प्लेन में हो, आप एक शब्द बार बार बोलते हैं, मेडे 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 मेडे। आप केवल मेडे बोलते हो, सामने वाला समझ जाता है कि आप जानलेवा खतरे में अभी घिरे हुए हो, ठीक है। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, और हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था अपने मेडे कॉल्स का, जो कि बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम इस संसार के एक दूर के किसी कोने में पड़े हुए थे और ये सब सह रहे थे। सूज हेड स्वॉलन, सू का सर जो है, हेड का मतलब सर जो है वो सूज गया था। अलार्मिंगली, वापस वर्ड आया अलार्मिंगली, चिंताजनक तरीके से। शी हैड 2 एनर्मस ब्लैक आईज, उसकी 2 बड़ी बड़ी जो आंखें थी काली। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने आर्म पर लगा हुआ एक गहरा कट भी दिखा दिया था। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, मैंने उससे पूछा कि उसने बताया क्यों नहीं, उसने मतलब मुझे बताया क्यों नहीं कि उसको इतनी सारी चोट पहले ही लग गई है, उसको पहले ही बता देना चाहिए था। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू when you were trying to save us all, मैं आपको और ज्यादा चिंतित नहीं करना चाहती थी, जबकि आप हम सभी की जान बचाने की, जीवन रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे, जीवन रक्षा करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसी स्थिति में मैं आपको और ज्यादा चिंतित नहीं करना चाहती थी। तो गाइज, ये है 2 जनवरी का दिन, जहां से एक ऐसी शुरुआत हो गई है कि आने वाले और कुछ दिन जो है वो थोड़े संकट में रहने वाले हैं। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, और कल का जो हमारा लेक्चर आएगा उसके अंदर हम आगे की घटनाएं देखेंगे कि क्या ये टूटी हुई नाव के साथ बच पाते हैं या और किस तरह के खतरों का सामना अभी आगे करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।